और उसके साथ साथ इस छत्तीसगढ़ का नाम भी हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखाएंगे कि एक प्रदेश के अंदर, एक जिले के अंदर, अभी मैं बैठा हुआ था, कल ही एक बैठक थी दुर्ग में, उसके पहले भी एक बैठक इस विषय पे हुई वहां पे, तो चर्चा चली कि दुर्ग जिला इतना संगठित है, इतने अच्छे कार्यकर्ता वहां पे हैं, तो इस कार्यक्रम को वो सफल कैसे बनाएंगे और कैसा बनाना चाहते हैं। तो एक बात सभी के मुख से निकल आई कि परम पूज्य स्वामी जी जब दुर्ग आए तो लगभग 80,000 से 1,00,000 लोग थे उस शिविर के अंदर में, और जब बात हुई कि 23 मार्च को हमको कैसा बनाना है, तो सबके मुख से एक आवाज निकली कि जो स्वामी जी आए थे उससे ज्यादा हम लोगों को उसी ग्राउंड पे ले आएंगे। ये ताकत, ये जज्बात सबके भीतर होना है, तब हम उस कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे। इस असुरी शक्ति जो पूरे देश में विद्यमान है उसका नाश हम कर पाएंगे। वानापाय न भविष्यन्ति सर्वे, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि इन असुरी शक्तियों का नाश करना है, तो इतने जो योद्धा हमारे बीच में हैं वो नाश करने के लिए तैयार हैं, और जिसकी 13वीं हम कर चुके हैं। आवाज आनी चाहिए, क्या कर चुके हैं? बहुत ताकत इस 23 मार्च को हमको देनी है, बहुत बड़ी ताकत हमको लगानी पड़ेगी, और युवा इसमें बहुत अग्रिम भूमिका पे होगा, क्योंकि युवाओं के अंदर जोश है, होश है, दोनों चीजें, और आज का युवा जागृत युवा है, उसको केवल एक लक्ष्य दिखना चाहिए, 23 मार्च, क्योंकि 23 मार्च से इस देश के ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के अंदर एक बड़े परिवर्तन की लहर जागृत होगी। उस लहर को बनाने का काम हमारे युवाओं पे है सबसे ज्यादा। भाइयों, 23 मार्च को लक्ष्य बनाकर हमने पूरे प्रदेश को लगभग 9 जिलों के अंदर विभाजित किया है, और हम इसके बाद 23 मार्च को जो एक कार्यक्रम बड़ी सफलतम रूप में हम देखेंगे, उसमें जो प्रदेश का जो हमारा मुख्यालय रायपुर के अंदर जो कार्यक्रम होगा, उसमें हम पूरे प्रदेश के जो हमारे 9 जिले के प्रभारी जो हम नियुक्त करने जा रहे हैं, अभी हमने एक फॉर्मल नियुक्ति की हुई है, आगे उसका हम 23 मार्च को उनके लिए रखेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे नरेश वर्मा जी हैं, मैं एक बार चाहूंगा कि वो मंच पे आए, आशीर्वाद लें संजय भाई से। नरेश भाई इस युवा के बारे में, बेमेतरा का युवा है, और पूरी लगन से, पूरी तप से यह काम पूरे प्रदेश में लोगों को संवाद के रूप में कर रहा है। हमारे सारे युवा प्रभारियों को फोन करके, उनको मैसेज करके, और भी हमारे जहां जहां पे बैठकें होती हैं वहां ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, उसके बारे में जानकारी देने का काम हमारा युवा नरेश भाई कर रहा है। मैं चाहूंगा कि संजय भाई से ये आशीर्वाद लें, जोरदार इनके लिए तालियां हम। नरेश वर्मा जी, उसके साथ साथ हमारे हरीश गांधी जी ने भी ये संकल्प लिया है कि मैं दुर्ग जिले के साथ साथ 9 जिलों में धुआंधार युवाओं को खड़ा करने का एक संकल्प हमारे हरीश गांधी जी राजनांदगांव से, मैं चाहूंगा कि वो भी संजय भाई से आशीर्वाद लेंगे। उसके साथ साथ बिलासपुर मंडल से हमारे प्रसून भाई हैं, मैं भी उनको भी आमंत्रित करता हूं मंच पे कि वो भी आशीर्वाद लें। उसके साथ साथ मैं जगन्नाथ जी सरगुजा से, उनको भी आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपने सरगुजा मंडल के लिए पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा के साथ खड़े होंगे। आगे मैं बात रखना चाहता हूं कि इस पूरे जो 23 मार्च के कार्यक्रम है, इसको हम सफल कैसे बनाएं। जब तक आपके पास किसी कार्यक्रम की योजना नहीं होगी, तब तक आप उसको सफलतम रूप से स्थापित नहीं कर सकते। प्रसून भाई के लिए जोरदार तालियां करता ध्वनि के साथ में, पूरी लगन से काम कर रहे हैं, और पूरे बिलासपुर के अंदर एक बड़ा संगठन युवाओं का इन्होंने खड़ा किया हुआ। जब तक हमारे पास पहले से ही कोई योजना की
कि हमको कितने लोगों को इस योग शिविर में भागीदारी देनी है, तब तक हम उसको चरम सीमा पे नहीं पहुंच पाएंगे। योजना सबसे जरूरी मुद्दा है, जो अपन सारे जो जिले के कार्यकारिणी है वो बैठ के एक योजना डिजाइन करें उस अभी से, कि 23 मार्च को हमको 10,000 लोगों को लाना है, 20,000 को लाना है, 1,00,000 लोगों को ले आना है। तो उसकी योजना, हमारे जगन्नाथ भाई के लिए भी जोरदार तालियां। तो योजना हमारे पास सबसे पहले होनी चाहिए। तो योजना बनाने का काम हम जिले वाइज अपने अपने संगठन के साथ करेंगे। उसके साथ ही दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है योजना के बाद है कार्य का विभाजन। कार्य का विभाजन क्या? कार्य का विभाजन इस तरीके कि जो योजना हमने बनाई है, चाहे वो मंच का काम हो, चाहे वो शिविर का काम हो, चाहे वो प्रचार प्रसार का काम हो, उस तरीके से एक योजनाबद्ध तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को दायित्व देना, वो है आपका कार्य का विभाजन। और महाराज श्री एक चीज और उसमें जोड़ते हैं, तीसरी चीज, न्यायपूर्ण विभाजन। न्यायपूर्ण विभाजन का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अकाउंटिंग का काम कर सकता है और हम उसको लगा दिए हैं प्रचार प्रसार में, तो न्याय है क्या? जो अकाउंटिंग का काम कर सकता है उस व्यक्ति को अकाउंटिंग दीजिए। आपकी बैठकों में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो अकाउंटिंग का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, जो प्रचार प्रसार का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनको वही दायित्व दीजिए जो वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनको अकाउंटिंग नहीं आ रही है और आपने उनको अकाउंटिंग दे दी, तो न्यायपूर्ण विभाजन नहीं हुआ कार्य का, और कार्य सफलता को प्राप्त नहीं होगा। चौथी चीज है फॉलो अप। आपने कार्य योजना बना ली, आपने विभाजन कर लिया सही तरीके से, परंतु फॉलो अप नहीं किया। आपने किसी को समय दिया कि 15 दिन के अंदर हम वार्ड की समितियां बना लेंगे, परंतु आप 1 महीने तक उस पर फोन ही नहीं गए, फोन ही से नहीं पूछा आपने, उनसे बैठक ही नहीं ली, तो क्या होगा? वो फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो फॉलो अप, 15 दिन के पहले ही उससे बीच बीच में कॉल करना कि भैया आपकी वार्ड समिति तैयार हुई? नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? हुई तो बहुत अच्छा है, उनका सम्मान करना है और आगे की जवाबदारी देनी है। ऐसा हो सकता है कि 15 दिन का काम, 15 दिन हमने समय दिया और 1 हफ्ते में ही कार्य हो गया, तो उसमें फॉलो अप लेना उसका। इस तरीके से एक योजनाबद्ध तरीके से हमारे जो नेतृत्व हैं वो इस कार्य को आगे बढ़ाएं। अब समय हो रहा है, आचार्य जी का संदेश आ गया है मेरे पास में। सबसे पहले तो अभी तक हमारे पिछले 7-8 वर्षों से हमारे योग शिक्षक पूरी ताकत के साथ, पूरी सेवा भाव के साथ इस योग की गंगा को जन जन तक पहुंचा रहे थे। पहुंचा रहे थे कि नहीं? कितने लोग पहुंचा रहे थे? हाथ उठाइए। और इस पूरे भारत स्वाभिमान के आंदोलन को पहुंचा रहे थे। परम पूज्य स्वामी जी ने, अभी हमारी बैठक हुई, केंद्रीय बैठक, उसमें केवल और केवल स्वामी जी ने कार्यकर्ताओं के लिए सोचना चालू किया। कितने दिनों से कार्यकर्ता लगा हुआ है, रातों दिन राष्ट्र के लिए, देश की सेवा के लिए, और आज हम संस्था की ओर से भी उनका सम्मान कर रहे हैं। परम पूज्य स्वामी जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन स्वामी जी ने एक बात की है कि ये हजारों लोग जो हमारे सामने बैठे हैं और जो इस अभियान से जुड़े हैं, वो स्वयं स्वामी जी के प्रतिरूप हैं। नहीं होते हुए भी स्वामी जी के, हमारे लिए पूरे लोग स्वामी जी की तरह हैं। जो सम्मान पाएगा वो महाराज श्री के सामने पाने वाला है। यह बड़ी चीज है। तो आज के कार्यक्रम को सफलतन बनाने के लिए और इसको और ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूं और आचार्य जी को मैं आमंत्रित करता हूं। ओम वंदे मातरम।
हमारे बीच में बस्तर से, बस्तर सुनने से ही बड़ा दर्दीला होता है और संपूर्ण बस्तर में योग के इस विराट कार्य को गांव में जाना है तो हमें किसी का सहयोग चाहिए रहता है। जिनकी जान हो, जिनकी पहचान हो, तो हमारे बहुत ही आदरणीय बड़े साथी परम पूज्य महाराज श्री के आगमन के समय भी जिन्होंने हर तरह से आयोजन को सफल बनाने में भरपूर सहयोग दिया था, जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई हमारे आदरणीय लच्छू कश्यप जी, जिला पंचायत अध्यक्ष बस्तर से आए हैं। जोरदार तालियों से हम आपका सम्मान करते हैं और मैं हमारे केंद्रीय प्रभारी महोदय से आग्रह करता हूं कि महाराज श्री का साहित्य आदरणीय लच्छू भाई जी को अर्पित करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष बस्तर। भाइयों, सेवक से बड़ा और कोई नहीं होता, सेवा धर्म से बड़ा और कोई धर्म नहीं होता। परम पूज्य महाराज श्री के कार्यों में आप सबने तो जीवन लगाया ही है, लेकिन मैं उनको प्रणाम करता हूं जिन्होंने आजीवन अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया है। महाराज श्री जहां कहीं जाते हैं आपने देखा होगा भाई सत्यवान जी को, छत्तीसगढ़ में भी भाई सत्यवान जी हरिद्वार से आए हैं। जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करते हैं। प्रबंध बटू हैं, गुरुकुली शिक्षा में निष्णात हैं, आचार्य हैं, लेकिन सेवा को हृदय में स्थान दिया हुआ है। हमारे राज्य में मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के मोह को, मध्य प्रदेश की ममता को, अपने घर को छोड़ करके, घर को तिलांजलि दे करके भाई शिव नारायण जी सेवाव्रती के रूप में छत्तीसगढ़ में पिछले 3 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। इनके साथ सौरभ शास्त्री जी, आप भी सेवाव्रती के रूप में छत्तीसगढ़ में पिछले 2 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। इनके लिए भी जोरदार करताल ध्वनि। आपके पास एक व्यक्ति का फोन आता होगा, कॉल आता होगा कि फलाना रिकॉर्ड भेजो। आपने शायद उस बालक को अभी फोन से सुना होगा, चेहरे से नहीं पहचाना होगा। हमारा बालक है देवीलाल। खड़े हो जा बेटा एक बार। ये देवीलाल का संदेश आपके पास आता है। ये संदेश करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि देवीलाल कह रहा है। देवीलाल के संदेश का मतलब होता है क्या? परम पूज्य महाराज श्री का संदेश वो हम तक आता है, भाई साहब तक आता है, देवीलाल तक जाता है और देवीलाल अक्षरशः आपके पास पहुंचाता है और आप लोग उस दिशा में लग जाते हैं। हमारे बीच में भाई गोविंद राम जी भारत स्वाभिमान के कोषाध्यक्ष के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। एक बार वित्त के कोष के मालिक, कोष को बढ़ाने वाले हमारे भाई गोविंद राम जी, बैठिए। दोस्तों, आमंत्रित कर रहा हूं, दिखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत तीखा है, किसान पंचायत के प्रदेश प्रभारी भाई विजय पटेल। आइए इनकी वानगी। ओम। गुरु के चरणों में नतमस्तक झुकाते हुए प्रणाम करता हूँ। इस देश में राम का जन्म हुआ, उनका हनुमान के ऊपर में वर्चस्व था। कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और हम सब जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनका आशीर्वाद, स्वामी जी का आशीर्वाद हम सब पर है। सम्मानित मंच, हमारे 5 संगठन के पदाधिकारी भाइयों एवं बहनों, इस देश में देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए किसान का बेटा ने ही काम किया। 563 राजाओं को इस देश में विलीन करने के लिए किसान का बेटा ने ही किया। 7 लाख लोगों ने बलिदान दिया, उसमें किसी उद्योगपति का बेटा ने बलिदान नहीं दिया था, कोई ब्यूरोक्रेट के बेटा ने बलिदान नहीं दिया था।
60 लाख बलिदानियों में 99% किसान के बेटे थे, भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक। इस देश की मल्लिका कभी धान रोपना नहीं सीखी है। इस देश का युवराज बनने वाला कभी बोझा नहीं ढोया है। क्या विषमता है? इस देश के 80% लोग, इस देश के आजादी के बाद जो सामंतवादी विचारधारा के लोग थे, वही इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक कुर्सी पर बनियान है, जिसका परिणाम आज किसानों के सामने है। लोग बोलते हैं स्वामी जी का यह निर्देश है कि 10 रुपया से लेकर 20 रुपया तक जीवन यापन करने वाले लोग इस देश में 80 करोड़ हैं, 80 करोड़। और उनकी बेटियां आंगनबाड़ी, मितानी और बबरची के जो काम करती हैं, इस देश के पूरे हिंदुस्तान के राजनीतियों की सरकार ने मात्र केवल 400 से लेकर के 2000 रुपया तक उनका तनख्वाह देते हैं। लोग उसमें काम करते हैं। कैसे किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे? माननीय, मैं पहला यह निवेदन करता हूं, मैं भी एक किसान का बेटा हूं और दादा परदादा को मैं देखा हूं उनके पैर में बेवाए फटते हुए। आज उस खानदान में भी ऐसे लोग पैदा हो चुके हैं, सत्ता पक्ष के बैठने वाले। इस व्यवस्था को अगर तुम दही न गो तो पूरे हिंदुस्तान में आज नहीं तो कल क्रांति होगी। इस देश में राजनीतिज्ञों से, वर्तमान राजनीतिज्ञों से देश का भला होने वाला नहीं है। जब तक एक स्वामी जी का ब्रिगेड पूरे हिंदुस्तान में राम के समान ब्रिगेड खड़ा होगा, तभी इस देश में राजनीतिक परिवर्तन आने वाला। दूसरा मैं बता देना चाहता हूं, इस देश में किसानों का धान सड़ जाता है, 50% सड़ जाता है। कितना इस किसानों का धान पर सब पैदा होता है? आज इस देश के सरकार के पास गोडाउन नहीं है। 45% बड़े बड़े उद्योग लगाने वाले को कैपिटल अनुदान दिया जाता है, कैपिटल अनुदान 45%। लेकिन किसानों को ट्रैक्टर पर, किसानों का जो ट्रैक्टर है जिसके ऊपर में 2 लाख रुपया एक्साइज टैक्स से सेल टैक्स लग जाता है, क्यों भाई? उनको अनुदान क्यों नहीं देते? बता दो। बड़े बड़े उद्योगपति से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति का जो लेबर का काम करता है वो किसान और मजदूर का बेटा करता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाता है किसान और मजदूर का बेटा बनाता है। लेकिन उस बहनों का, मजदूर बनाने वाले मजदूरों का बेटा जो पैदा होता है आसमान के नीचे और पेड़ों का नीचे पैदा होता है। क्यों भाई? जब बड़े बड़े बिल्डरों का बिल्डिंग बनता है तो तुम क्यों उसमें ये व्यवस्था लागू क्यों नहीं कर देते हो कि उसका 20 से 25% जो है उसका हिस्सा हम किसान को, बेटे को देंगे रहने के लिए? क्या ये शौक नहीं होना चाहिए किसानों के लिए? नहीं होना चाहिए। वाह जी वाह, इस देश के सत्ता पर बैठे 80% जिस दिन इसका बैलेट, इसका बटन किसानों के ऊपर दब जाएगा, वही इस देश का मलिका बनेगा, आज नहीं तो कल। और मैं एक बता देना चाहता हूं, इस देश में दिन प्रतिदिन अपमान होता है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए 1 साल के अंदर सरगुजा में लाइन का विस्तार हो गया, लाइन का विस्तार हो गया। किसानों के खेत में तुम पानी क्यों नहीं पहुंचाते हो? क्या समस्या है? विशाखापट्टनम से लेकर के बरौनी तक पाइप लाइन बिछ गया है। काहे के लिए भैया? तो पानी, डीजल पेट्रोल लाने के लिए। तो हर अगर गांव और पंचायत में तुम टैंक बना दो। छत्तीसगढ़ में सीमेंट भी है, लोहा भी है और गिट्टी भी है और मजदूर भी है। उस टैंक को बरसात सीजन से लेके हर जगह नली और नाली है, उसके ऊपर में तुम पानी भरो और पाइपलाइन ऐसा बनाओ जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की व्यवस्था के लिए पेट्रोल पंप बना हुआ है,
उसी तरह से हर किसानों के खेत में पानी पहुंच जाए तो तुम्हारे 2 रुपये किलो और 1 रुपये किलो चावल की आवश्यकता नहीं है। हर खेत में जहां लीची का पौधा होता हो, चाहे जहां पर अनार का पैदा होता है और आम का पैदा होता हो या जड़ी बूटी का पैदा हो, वैसा फसल लगाने के लिए किसानों के लिए तुम व्यवस्था हो। अमेरिका में चले जाइए, किसानों के लिए दूध पर 80% अनुदान है, 80% अनुदान है। लेकिन हमारे किसी भी प्रदेश में हिंदुस्तान को किसानों के लिए 80% व्यवस्था नहीं। कैसे किसानों के ऊपर में गाल में लाली आएगी? आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। एक ट्रांजैक्शन टैक्स की बात हुई इस देश में कि तुम एक ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दो, लेकिन इस देश के कोई लोग मानने के लिए नहीं आए। बड़े नोट को खत्म कर दो, कोई नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसानों के लिए चाहे नौकरी हो चाहे कोई भी है, उसमें जो किसान का बेटा जिसका 2 से 5 एकड़ तक का जमीन है, जाति पर आधारित नहीं, किसानों का तुम नौकरी में 50% की व्यवस्था कर दो, आरक्षण के कर दो, चाहे तुम जिस रूप में कर दो। और तनख्वाह का जो है, अगर राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपया मिलता है तो किसान को बेटे को भी कम से कम 20% 20,000 रुपया तनख्वाह किसानों को मिलना चाहिए। 60% से ऊपर किसान जो होता है उसका भी तुम विधायक को पेंशन मिलता है, इसको पेंशन मिलता है, सारे ब्यूरोक्रेट को पेंशन मिलता है। तो 60% से ऊपर जो किसान है उसका भी कम से कम तुम 10,000 पेंशन का व्यवस्था करो। क्योंकि गांव जल जमीन और जमीन का रखवाली कौन करता है? वो किसान का बेटा करता है। अब इस देश में तुम भी लूटो हम भी लूटे, लूटने की आजादी है और सबसे ज्यादा वो लूट रहा है जिसके ऊपर खादी है। इसी बातों के साथ में मैं अपना वाणी समाप्त करता हूं। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।